हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए, आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी है BGGCT 131 बीएससी स्टूडेंट के लिए है। और उनका जो सब्जेक्ट एक है BGGCT 131 यानी भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की क्लास है। इसमें हम सब्जेक्ट कोड BGGCT 131 लेंगे। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे, समझेंगे। पार्ट 1 है ये। ठीक है। तो इसमें ब्लॉक हमने 1 लिया है। ब्लॉक 1 में फर्स्ट आपका है भू विवर्तनिकी, जियो प्लेट टेक्टोनिक, जियो टेक्टोनिक। ठीक है ना। और इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, वो एक सजीव ग्रह किस तरह से बना, और इसके अंतर्गत पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, कोर जो होते हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है ना। ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं। देख लेते हैं, ले लेते हैं। तो इसमें अगर मुझे देखने में तो कम लग रहा है। अगर कम टाइम के लिए वीडियो होता है तो फिर ब्लॉक इसमें 2 भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना लेंदी जाता है। कोशिश जनरली ये 131 को एक ही वीडियो में कर दें तो ज्यादा वेस्ट रहेगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉक 1 को ले लेते हैं। ओके। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई ये देख लेते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा नॉलेज तो लेना नहीं है। ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से आप लोग वीडियो की डिमांड करते हैं, सिर्फ आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होते हैं एग्जाम में पास होने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मौलिक कुछ अवधारणाएं, यानी कि कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसे हम परिकल्पना कह सकते हैं। ठीक है ना। जिसे हम अवधारणा कह सकते हैं, जिसे हम संकल्पना कहते हैं। यानी कि पृथ्वी किस तरह की थी, पृथ्वी की उत्पत्ति होने की कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ संकल्पनाएं होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अमूर्त चीज होती है जिसके बारे में विचार प्रकट किया जाता है। ठीक है ना। कि कोई चीज ऐसे रही होगी, ऐसा रहा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, ये अवधारणा में होता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मौलिक अवधारणाएं कुछ देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहली कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, तो यहाँ पे पृथ्वी एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी के रूप में देखी जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक कृष्णिका विकिरक यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएटर जो होता है उसके जाने के करीब है। मतलब एक जो तरंग दैर्घ्य ताप होती है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं जो अगर मैं इसे बोलूं, रेडिएशन जो एक होता है, ठीक है ना, उसको अवशोषित करती है। जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें जो मिलती हैं सूर्य से, उससे वो पृथ्वी उसको क्या करती है, उसको अवशोषित करती है। ठीक है ना। उसको अपने आप में ले लेती है। और जो ये अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो एक पैटर्न, ये तरंग जो होता है, जो लेजर ये होता है, लेजर जो होता है, किरण होती है, उसका जो ताप होता है वो उत्सर्जन करती है और फिर पृथ्वी उसको क्या करती है, फिर से दोबारा छोड़ती है। तो जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको लेती है और लेने के बाद कुछ अपने पास रखती है, कुछ जो है पुनः वापस कर देती है। ठीक है ना। और वो ऐसा इसलिए करती है कि जो पृथ्वी की ब्लैक बॉडी रेडिएटर है उसके हो जाने के निकट पहुंच जाती है। जिसे हम यहाँ पर एक तरह से इसकी लैंग्वेज अगर आप इसके हिसाब से पढ़ेंगे ना तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस बुक की लैंग्वेज बहुत हार्ड, बहुत टफ है। ठीक है ना। जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव हम कहते हैं। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव आपको पता है कि क्या है तो बहुत आराम से इसको आप समझ सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इन सभी चीजों के लिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य का जो ऊर्जा होता है, वो किसी भी तरंग दैर्घ्य यानी कि जो प्रकाश उसकी होती है, जो उससे किरणें आती हैं, ठीक है ना, उसकी किरणों को अवशोषित कर लेता है और फिर बाद में क्या करता है, उसको उत्सर्जित करता है, मतलब छोड़ता है। पहले लेता है और लेने के बाद उसे छोड़ देता है। ठीक है। लेकिन जितना लेता है उतना पूरा नहीं छोड़ता है, कुछ अपने पास रख के कुछ छोड़ देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसे समझ सकते हैं। ये आपका है ब्लैक बॉडी के रूप में, यानी कृष्णिका, पृथ्वी एक कृष्णिका है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के तौर पे कि सौर ऊर्जा के ताप को लेना और फिर उसको छोड़ देना है। ठीक है। ओके, राइट। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, क्योंकि हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, पृथ्वी की उत्पत्ति की अवधारणा से क्या समझते हैं, समझाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है संकल्पना से, परिसंकल्पना से, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि पृथ्वी ग्रहों और उपग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण है। ठीक है। ओके, राइट। क्या है, पृथ्वी ग्रहों और उपग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण है। चलिए,
तो इसे देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि रोटेशन, पृथ्वी क्या करती है, रोटेशन ही तो करती है ना। पृथ्वी का घूर्णन जो है यानी रोटेशन जो है, वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य अपनी जगह पर एक जगह स्थित होता है और पृथ्वी जो है घूमती है, उसकी परिक्रमा लगाती, चारों ओर घूमती है। तो जो ये अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है, जो पूर्व से, ठीक है, सॉरी पश्चिम से यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, घूर्णन करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो जो उत्तरी तारे होते हैं वो ध्रुव तारे के बीच में आते हैं, ठीक है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो जो ध्रुव तारे के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पृथ्वी, जिसे हिंदी में वामावर्त बोलेंगे, और अंग्रेजी में आप बोलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है ना। और जब पृथ्वी ये रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, तो जो इसका उत्तरी अक्ष का गोलार्ध होता है, इसमें उत्तरी ध्रुव पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी की सतह को काटता है। तो ये घूर्णन का काम भी यहाँ पर होता है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह और ग्रहों को रोटेशन करती है, घूमती है और उनका परिक्रमण भी करती है, ठीक है, राइट। और देखिए इसी की वजह से, देखिए जो मैंने कहा ना कि पृथ्वी जब रोटेशन करती है, पृथ्वी जब घूर्णन करती है, घूमती है, तो जो घूर्णन यानी रोटेशन का जो अक्ष होता है, एक्सिस जो उसका होता है, वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर होता है, जो पृथ्वी की सतह को काटता है। और इसी की वजह से पृथ्वी प्रति 24 घंटे में सूर्य के सापेक्ष घूर्णन करते हुए 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। बेसिक सी चीजें हम लोगों को पता है, ठीक है ना। और पूरा घूर्णन करती है, रोटेशन 24 घंटे में एक बार करती है, और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लेती है। तो पृथ्वी सूर्य का पूरी परिक्रमा करने में, रोटेशन करने में, घूर्णन करने में कितना टाइम लेती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लेती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, रोटेशन जो होता है, वो समय के साथ थोड़ा धीमा हो जाता है, और इसीलिए पूर्व काल में दिन थोड़ा छोटा था, और ऐसा पृथ्वी के घूर्णन पर चंद्रमा के ज्वारीय प्रभाव के कारण होता है। दिन जब छोटा होता है इसी की वजह से होता है, क्योंकि जब घूमते घूमते कैसा टाइम आता है कि वो थोड़ा धीमा, पहले फास्ट होता है फिर स्लो हो जाता है, और इसी की वजह से दिन छोटा होता था, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, इसको हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है सौरमंडल के ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ठीक है। हालांकि अब यहाँ पर 7 ही रह गए हैं, पहले तो वरुण वगैरह भी था, उनको भी हटा दिया गया है। देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। अब 8 ही ग्रह रह गए हैं, जैसे मरकरी है, बुध हो गया, फिर वीनस है तो शुक्र हो गया, अर्थ है यानी पृथ्वी है, फिर मार्स आ जाएगा यानी कि मंगल, फिर जुपिटर आ जाएगा यानी कि बृहस्पति, फिर सैटर्न आ जाएगा यानी कि शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और फिर इसके शनि, यूरेनस और नेपच्यून आ जाएगा। ये एक प्लूटो जो है उसको हटा दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो मत करिएगा। चलिए तो ये हो गया। पृथ्वी का परिक्रमण यानी परिक्रमा करना क्या होता है, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का पूर्ण चक्कर लगाना, और ये वर्ष कहलाता है। और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 मतलब 365.25 डे लगते हैं, 365 दिन आप कह सकते हैं इसको लगते हैं, और एक का चौथाई भाग लगता है एक दिन का। तो हमने देखा कि जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, यानी कि जो घूर्णन होता है वो क्या होता है, वो सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य का घूर्णन रोटेशन करती है, और वो 24 घंटे में करती है, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। और अगर हम यहीं पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं परिक्रमण यानी कि परिक्रमा की, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, तो ये वर्ष में करती है, और इसको पूरे एक वर्ष लगते हैं परिक्रमा करने में, चारों तरफ वो करने में। परिक्रमा का मतलब ये होता है चारों तरफ घूमना, ठीक है ना, बराबर। तो 365.25 डे लगते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका मेन आधार क्या होता है परिक्रमा का, तो परिक्रमा का जो मेन आधार होता है वो होता है पृथ्वी की कक्षा। वृत्ति नहीं होती, जो पहले वृत्ति तो वृत्ति नहीं होती बल्कि दीर्घ वृत्ति होती है, ठीक है ना, उसी की वजह इसको इतना टाइम लगता है, राइट, ठीक है। क्योंकि जनवरी में सूर्य के अधिक जो पृथ्वी जो होती है जनवरी में सूर्य के अधिक नजदीक होती है, और सूर्य से अधिकतम और न्यूनतम दूरी के बीच अंतर जो है 4 करोड़ 80 लाख किलोमीटर का है, पृथ्वी का सूर्य से दूरी होता है, ठीक है, और पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सके। तो सौर मंडल की डिस्क को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो सूर्य घूर्णन करता दिखाई देता है, ऐसे लगता है ना जैसे पृथ्वी तो देखिए एक जगह पे स्थित है। क्योंकि हम लोग अगर बोले पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं है, कोई चीज गिरती क्यों नहीं है, हिलते डुलते क्यों नहीं है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। और सूर्य को आप देखोगे तो किधर से उग के किधर से अस्त होता है, तो लगता है कि सूर्य परिक्रमा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बल्कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है, 12वां दिशा में घूमती है, परिक्रमा करती है, ठीक है, राइट। तो सूर्य और पृथ्वी दोनों इसी दिशा में घूर्णन करते हैं। चलिए
तो ये हो गया। एक और आप ले सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा लंबा दिया हुआ है, दूसरा भी आप इसमें ले सकते हो, ब्रह्मांड और मंदाकिनियां, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रह्मांड और मंदाकिनियां, तो इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पृथ्वी के परिक्रमण से आप क्या समझते हो, जो जस्ट अभी पढ़ के आए हैं वही चीज यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। ओके, ऋतुओं में परिवर्तन किन कारणों से होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होती है, तो जो यहाँ पे आप देखोगे जो ऋतु में परिवर्तन था, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको इसको पढ़ना पड़ेगा कि मौसमों में परिवर्तन पृथ्वी के अक्ष के उसकी कक्षा के तल पर थोड़ा झुका होने के कारण होता है। मतलब मौसम में परिवर्तन कब होता है, ऋतु चेंज क्यों होते हैं, क्यों गर्मी आती, क्यों ठंड आता है, क्यों बरसात आता है, एक क्वेश्चन मन में उठता है ना, तो उसका रीजन यही होता है। और अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ये मौसम क्यों चेंज होते हैं, वेदर क्यों चेंज होते हैं, है ना, एक ये भी तो आता है ना। तो देखिए इसका इसका जो मेन रीजन होता है ना, वो ये होता है कि पृथ्वी जो मौसम में परिवर्तन होते हैं ना, पृथ्वी का जो अक्ष होता है, ठीक है ना, कि उसकी कक्षा के तल पर थोड़ा वो जो अपने अक्ष पर जो उसका कक्षा होता है जहां पे वो रहती है ना, थोड़ी सी झुकी हुई होती है, और उसके झुके हुए होने के कारण यहाँ पे ऋतु में मौसम में परिवर्तन होता है। और जब झुकती है ये तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और जब पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी सिरा सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। आप समझिएगा इस चीज को, चलिए अब इस चीज को यहाँ से समझिएगा। जब सूर्य जो होता है, क्या होता है कि जब पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी सिरा सूर्य की ओर झुका होता है, मान लीजिए पृथ्वी के अक्ष का, ये देखिए डे एंड नाइट, ये अर्थ हो गई हमारी, ठीक है, ये अर्थ हो गई, और ये क्या हो गया, ये सन हो गया। ओके, राइट, ठीक है। अब ये देखिएगा, जब पृथ्वी का उत्तरी सिरा किधर की ओर झुका हुआ होता है, पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी सिरा सूर्य की ओर झुका होता है, तो सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें क्या होती हैं, सूर्य की ओर झुका है तो सबसे ज्यादा जो लाइट है, प्रकाश है, रोशनी है, वो उत्तरी सिरे को मिलेगी। और जस्ट इसके विपरीत क्या हो जाता है, यहाँ पे नाइट हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ने लगती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का जो पृथ्वी का आंसर सूर्य की ओर ज्यादा झुका हुआ है, तो लाइट ज्यादा मिलेगी, रोशनी ज्यादा मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, गर्मी आ जाती है, हीटिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ज्यादा मिल रही है। यहाँ पे जितने भी एरिया को सूर्य की रोशनी ज्यादा मिलेगी, उतने एरिया में क्या आ जाएगा, रोशनी, हीट, लाइट, सूर्य का तापमान ज्यादा मिलेगा, प्रकाश ज्यादा मिलेगा, तो गर्मी आएगी। ये उत्तरी एरिया होगा। ठीक जैसे इसके अपोजिट दूसरा होगा, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध होते हैं, तो हम दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलेंगे, और जब दक्षिणी गोलार्ध का एरिया आ जाता है तो वहां पे क्या होता है, शीत यानी ठंड ऋतु आ जाती है, विंटर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी के कारण, ठीक है ना, और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, क्योंकि इस समय यहाँ किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती हैं। तो जब, अब ऐसे भी आप अपने भारत देश का भी समझ सकते हैं कि जब उत्तरी भाग क्या होता है, पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो ज्यादा किरणें आती हैं, तो यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। अब वो तो पृथ्वी तो घूम रही है ना, घूर्णन कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, घूमते घूमते कैसा टाइम आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचती है उत्तरी गोलार्ध को छोड़ करके, और वहां पे क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जब दक्षिणी गोलार्ध आ जाता है तो वहां पे सूर्य की किरणें उस पर नहीं पड़ पाती है इतना, वो ठंड ऋतु कहलाता है, शीत ऋतु आ जाती है, ठीक है ना। और बसंत शिशिर में भी एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी की सभी भागों में दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। 25 दिसंबर के बाद देखिए रात दिन जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, मतलब कि सॉरी, 25 दिसंबर के बाद जो होते हैं क्या होते हैं, दिन बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। 25 दिसंबर के पहले पहले दिन छोटे होते हैं, ठंड में बहुत जल्दी दिन गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन 25 दिसंबर के बाद दिन बड़ा हो जाता है, तो ये वही टाइम होता है, ठीक है। ओके, ब्रह्मांड और मंदाकिनी नहीं देखेंगे यहाँ पर, चलिए इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सौर मंडल। ओके, चलिए इसका निर्माण कब हुआ, सौर मंडल का निर्माण कब हुआ, तो देखिए 4.6 अरब, 4.6 अरब वर्ष पूर्व पूर्व अगर देखा जाए तो एक विशाल आणविक मेघ के गुरुत्वाकर्षण के हुआ था। यानी कि एक आणविक मेघ था, आणविक का मतलब अणु से बना हुआ एक मेघ था, जिसमें गैस वगैरह सभी चीजें, धूल वगैरह भरी हुई थी, ठीक है, राइट। इसकी वजह से हुआ था। सूर्य और वे पिरामिड पिंड सम्मिलित है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और या तो सूर्य की प्रत्यक्ष परिक्रमा करते थे, तो उनके चारों तरफ घूमते थे, अप्रत्यक्ष आप कह सकते हो, ठीक है ना, पिंडों की परिक्रमा करते थे। तो जो पिंड सूर्य की प्रत्यक्ष परिक्रमा करते हैं उनमें सबसे बड़े वो 9 ग्रह हैं, जो उनके चारों ओर एक ग्रही तंत्र का निर्माण करते हैं, जिनको आज हम जानते हैं।
और जबकि शेष काफी छोटे पिंड है जो वामन ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं, ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे पुच्छल तारे वगैरह के रूप में जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, ओके राइट। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए सिर्फ क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम देखते हैं। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना आपसे पूछ सकता है, जो भी ऊपर पढ़ के आए वही सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित क्या क्या परिकल्पनाएं हैं, तो जो ऊपर हमने पढ़ा वो लिखना पड़ेगा। लेकिन सौर मंडल में कुछ विशेषताएं क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। पहली विशेषता ये है कि इन सभी ग्रहों का अक्ष जो होता है उनके कक्षीय तलों की ओर झुका हुआ होता है, कक्ष की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है ना, और अपने कक्ष का झुकाव एक दूसरे से भिन्न होता है। मतलब जितने भी ग्रह होते हैं, ठीक है ना, उनका जो अक्ष होता है, उनका जो तल होता है, वो सॉरी उनका जो अक्ष होता है वो तलों की ओर झुका हुआ होता है। लेकिन झुके हुए होने के बावजूद भी ये अक्ष पर झुकाव एक दूसरे से अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष का घूर्णन करते हैं, रोटेशन करते हैं, और इन ग्रहों के घूर्णन की गति एक दूसरे से भी अलग होती है। ठीक है ना, सेम नहीं होती है। शुक्र और अरुण के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो शुक्र वेनस आप ले लीजिए, अरुण तो भाई नहीं है, प्लूटो। और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर 12 दिशा में घूमते हैं। इन ग्रहों का पथ जो है यानी कि रास्ता जो है वो वृत्ताकार और दीर्घवृत्तीय है, और यही चीज हम पृथ्वी की उत्पत्ति में भी पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दो तरह में, वृत्ताकार और दीर्घवृत्तीय। ठीक है ना, और ये सभी ग्रह सूर्य की तुलना में बहुत छोटे आकार और कम द्रव्यमान के हैं, और सौर मंडल का लगभग 98% भाग बनता है सूर्य। सौर मंडल का लगभग 98% भाग बनाता है सूर्य से, सौर मंडल बना है। ठीक है ना, तो सूर्य बनाता है। और सौर मंडल में कोणीय संवेग का वितरण विशेष प्रकार का होता है। तो ये विशेषताएं हैं, माइंड में रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब इसमें देख लेते हैं पृथ्वी एवं सौर मंडल की उत्पत्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृथ्वी एवं सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई समझाइए। ठीक है, राइट, या इसकी संकल्पनाएं कौन कौन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। और इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन एक पूछने की पॉसिबिलिटी है कि पृथ्वी एवं सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में उत्पत्ति कैसे हुई समझाइए, ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है वो ये बन सकता है कि इसमें से जो संकल्पना दी हुई इनमें से किसी एक का नाम लेके पूछ सकता है कि अद्वैतवादी एकात्मक संकल्पना से आप क्या समझते हैं। कांट की गैस, अब ये अद्वैतवादी एकात्मक जो संकल्पना है ना, अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता रहे हैं उनकी संकल्पनाएं आएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंधित जो संकल्पनाएं, जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणाएं दी गई है वो कौन कौन सी। ठीक है ना, राइट, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये जानना है कि सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो संकल्पना दी गई है उनको वैज्ञानिकों ने 3 भागों में, 3 समूह में विभाजित किया है। ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला जो समूह है वो है अद्वैतवादी। ठीक है, एक अद्वैतवादी यानी इसे एकात्मक भी कहा जाता है। यहाँ पे तारे का जिक्र आएगा, आप चलिएगा आगे बताएंगे। फिर ठीक है, संकल्पना अर्थात एक तारा परिकल्पना, देखिए यहीं पे आ गया, एक तारा परिकल्पना ने एक तारे से निर्माण होना, पृथ्वी या सूर्य का। ठीक है, फिर दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना यानी द्वितारक परिकल्पना, यानी 2 आकाशीय पिंडों से सम्मिलित होने की संकल्पना। ठीक है ना, तो यहाँ पर ठीक है, और आधुनिक संकल्पना तीसरी हो गई। तो चलिए देख लेते हैं। जनरली क्वेश्चन जो है अद्वैतवादी और यहाँ पर द्वैतवादी संकल्पना से पूछा जाता है। तो अद्वैतवादी या एकात्मक या एक तारा संकल्पना क्या है ये देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब ये जो संकल्पना है अद्वैतवादी या एकात्मक संकल्पना या एक तारा संकल्पना, इसके अंतर्गत किन किन की संकल्पनाएं आती हैं, कौन से ऐसे वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता है जिन्होंने संकल्पनाएं रखी हैं, तो उनमें कांट आ जाते हैं, लाप्लास आ जाते हैं, रोशे और लाकियार। इनमें कांट और लाप्लास की संकल्पना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन इन दोनों से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लाप्लास की संकल्पना या अवधारणा को समझाइए, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की संकल्पना को समझाइए, या कभी कभी इनकी संकल्पना के नाम को पूछ लिया जाता है। जैसे कांट की संकल्पना क्या थी, कांट की गैसी परिकल्पना, संकल्पना या अवधारणा है, क्या है, गैसी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, देखते हैं। देखिए अब ये कांट कौन थे, तो कांट जो थे वो जर्मन दार्शनिक कांट थे, यानी जर्मन के थे। ठीक है, और 1755 में इस परिकल्पना को इस दावे के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया था
क्या कह के? उन्होंने ये कहा था कि ये परिकल्पना न्यूटन के सॉरी चलिए मैं इसको एक काम करती हूँ, ऐसे में थोड़ा सा पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती, मैं ये ले लेती हूँ। तो जो कांट थे वो जर्मन थे। 1755 में इन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की। प्रस्तुत करने के साथ इन्होंने दावा किया और कहा कि जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के पहले, जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की परिकल्पना दी थी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, 3 सिद्धांत थे इनके ना, तो उसके पहले नियम और घूर्णी गति के सिद्धांतों पर आधारित है। तो जो कांट है उन्होंने गैसीय परिकल्पना दी और इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के पहले नियम और घूर्णी गति के नियम पर आधारित इनकी गैसीय परिकल्पना है। अब ये क्या कहते हैं अपने इस परिकल्पना में, ये देख लीजिए। तो ये कहते हैं न्यूटन कांट के अनुसार कि ब्रह्मांड में बहुत सारे द्रव्य के असंख्य कण बिखरे हुए थे, ठीक है ना, यानी कि लिक्विड जो था, द्रव्य जो लिक्विड है उसके बहुत सारे कण यहाँ वहां बिखरे थे। और जो ये कण थे, कणों ने गुरुत्वाकर्षी आकर्षण के कारण एक दूसरे के साथ टकराना आरंभ कर दिया। ब्रह्मांड में बहुत सारे द्रव्य थे जो ऐसे ही बिखरे हुए पड़े थे। इन द्रव्यों में गुरुत्वाकर्षण था। गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण जो ये लिक्विड थे, ये द्रव्य थे, ये आपस में एक दूसरे से टकराने लगे, मिलने लगे, ठीक है ना। और जब ये टकराने लगे एक दूसरे से तो सीधी सी बात है टक्कर होगी, और जब टक्कर होगा तो उनमें ताप उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा और हीट उत्पन्न हुआ। और जब ये हीट उत्पन्न हुआ, ताप उत्पन्न हुआ, तो इस ताप ने आदि द्रव्य को ठोस से द्रव और द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, पहले से भी लिक्विड के रूप में थे, द्रव्य के रूप में थे। अब जब इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराने लगे, टकराने से ताप यानी हीट उत्पन्न हुआ। हीट की वजह से क्या हुआ, इस ताप ने जो द्रव्य थे, आदि द्रव्य थे, उनको ठोस यानी द्रव्य को ठोस कर दिया। और जो ठोस थे, ठोस से वो द्रव्य हो गए और द्रव्य से और ज्यादा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गए। तो इन्होंने क्या किया, द्रव्य, ठोस, ठोस से और द्रव्य, और उसके बाद गैस की अवस्था में आ गए, ठीक है। और ठंडा और गतिहीन, फिर ठंडे हो गए। अब जब ये गैस की अवस्था में आ गए तो इनमें कोई गति ही नहीं रही। जिस तरह से पहले जाते थे, चलते थे, तो ये गतिहीन हो गए और मेघ समय के साथ एक विशाल तप्त निहारिका में परिवर्तित हो गए। तो जो मूल द्रव्य था उस समय वो क्या हुआ, एक विशाल तप्त यानी गर्म निहारिका में बदल गया और अपने अक्ष पर ये घूर्णन करने लगा। यानी बहुत सारे जो द्रव्य थे एक दूसरे से टकराने लगे और टकराने के कारण क्या करने लगे, इनमें ताप उत्पन्न हुआ। ताप उत्पन्न के कारण, हीट के कारण क्या हुआ, ये ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस में आ गए और गैस के होने के बाद ये क्या हुआ, ये मेघ के समय के साथ में यानी बादल के समय के साथ में एक विशाल निहारिका के रूप में परिवर्तित हो गए और अपने अक्ष पर ही घूमने लगे। और आदि कणों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण निहारिका का आकार बढ़ने लगा। आदि कण जो थे, धूल गैस वगैरह जो थी, वो बहुत ज्यादा थी और वो जब उसके ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, जो निहारिका थी, जो अब गैस जो एक निहारिका में बदल गई थी, उसमें जाके वो सब मिलते गए और उसका आकार बढ़ता गया। और इस प्रकार निहारिका के आकार में निरंतर वृद्धि होती गई। घूर्णन की गति भी जो थी वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। घूमने की गति, रोटेशन की गति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और इसकी वजह से अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से अधिक हो गया। अपकेंद्री यानी केंद्र के अंदर का बल और अभिकेंद्री यानी केंद्र के बाहर का बल। तो जो अंदर का बल होता था वो बाहर के बल से अधिक हो गया और जिससे गैसीय पिंड के केंद्र में एक उभार बन गया, ऊंचा उठ गया। वो पहले गोल था, अब ऊंचा उठ गया और जब ये उभार आकार में बड़ा हो गया तो एक के बाद एक वलय बनने लगे और निहारिका के मध्य भाग से अलग हो गए। वलय यानी छल्ले बनने लगे, ठीक है ना, राउंड जैसे बनने लगे। और जब ये क्या हुआ, राउंड बनने लगे, किसकी वजह से, उभार की वजह से। और बड़ा होता गया, उभार होता गया तो छल्ले बनते गए, वलय बनते गए, यानी कि एक रिंग की तरह। और वो क्या हुआ, निहारिका से अलग होते गए मध्य से, उससे। और जब अपकेंद्री बल यानी कि जो बीच का बल था उसके कारण ये बाहर फेंक, क्योंकि उसमें बल ज्यादा था तो बाहर फेंक दिए गए। यही प्रोसेस चलती रही और ये सूर्य, ये जो पिंड था, मध्य पिंड, सूर्य बन गया और शेष कुछ अन्य वलय ग्रह बन गए। तो ये है कांट का गैसीय परिकल्पना, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना समझ में आ गया ना कि कांट का गैसीय परिकल्पना क्या है। अब हम देख लेते हैं इसमें आलोचना क्या की गई। अच्छा, यहाँ पे तो एक चीज और, जैसे अन्य जो ग्रह थे, जो अवशेषी मध्य पिंड था वो सूर्य बन गया,
ठीक है, और शेष जो कुछ अन्य थे बलय वो ग्रह बन गए। और जब यही प्रक्रिया फिर से होती गई, फिर बलय बने, फिर ग्रह ग्रह से अलग होते गए, और प्रत्येक बलय यानी कि जो छल्ले थे उनसे पदार्थ संघनित होता गया, तो उनसे ग्रह के उपग्रह बन गए। तो सूर्य, सूर्य से ग्रह, ग्रह से उपग्रह कैसे बने इन्होंने बताया गैसीय परिकल्पना में। इनकी आलोचना भी की गई। आलोचना क्या कह के की गई, तो आलोचना यह कह के की गई है कि कांट ने आदि द्रव्य के स्रोत को नहीं समझाया। बिल्कुल सही, सबको समझा दिया, लेकिन आदि द्रव्य क्या है, आदि द्रव्य तो समझ में आ गया, लेकिन आदि द्रव्य क्या है इन्होंने इसका एक्सप्लेन ही नहीं किया, समझाया नहीं। तो एक चीज में इनकी आलोचना की गई। फिर दूसरा चीज क्या कहा गया कि कांट ने कहा कि आदि द्रव्य के कणों में गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा के कारण टक्कर होने लगा था। तो उन्होंने ये नहीं समझाया कि किस प्रकार ऊर्जा का वह स्रोत जिससे कणों में गति उत्पन्न होती थी अचानक सक्रिय हो गए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गति के नियम के अनुसार कणों की टक्कर से कभी घूर्णी गति उत्पन्न नहीं होती है, और उन्होंने कहा था कि घूर्णी गति उत्पन्न हुई, इसलिए भी इनकी आलोचना की गई थी। ठीक है ना। और कांट की परिकल्पना में निहारिका के घूर्णन की गति गैसीय द्रव्य के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ गई थी, और गति के नियम के वैज्ञानिक सिद्धांत के जस्ट विपरीत है, अपोजिट में है। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो कांट की परिकल्पना को व्यापक स्तर पर सराहना तो मिली, लेकिन बाद में इसे नकार दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यह अनुमान न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के गलत अनुप्रयोग पर आधारित था। ठीक है, ओके, चलिए। फिर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांट एंड लाप्लास, यानी ये लाप्लास की जगह निहारिका परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना से क्या समझते समझाइए, ऐसे पूछ सकता है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कांट ने लाप्लास से पहले इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। लाप्लास से पहले कांट की परिकल्पना आ गई थी, तो लाप्लास को कांट की परिकल्पना की कमजोरियों और गलतियों को दूर करने का मौका मिल गया था। अगर कोई चीज पहले आ जाए नजर में, और उसी चीज को आप दोबारा उसके बाद लाना चाहते, बताना चाहते हैं, अगर उसकी आलोचना कर दी जाए उस चीज के बारे में, तो आपको एक मौका मिल जाता है उसको सही करने का, और यही लाप्लास ने किया। अब यहाँ पे लाप्लास ने क्या कहा, लाप्लास की परिकल्पना को कांट की परिकल्पना का परिष्कृत रूप मान सकते हैं, यानी कि शुद्ध परिमार्जित रूप, उसको किस तरह से सही करके उन्होंने प्रस्तुत किया। अब लाप्लास ने क्या कहा, लाप्लास ने सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपनी संकल्पना 1796 में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में समझाया। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक विशाल और तप्त गैसीय द्रव्य जिसे निहारिका कहते हैं। अब देखिए, निहारिका उन्होंने सीधे उठा लिया, कांट ने समझाया निहारिका कैसे बना, यहाँ पे लाप्लास ने समझाया ही नहीं कि निहारिका कैसे बना, उन्होंने सीधे लाप्लास से, कांट से ही ले लिया कि एक तप्त गर्म और गैसीय द्रव्य था जिसे निहारिका कहते हैं, कांट ने समझाया था। तो अगर कांट और लाप्लास का आप पढ़ोगे तो मिलता जुलता आपको मिलेगा। तो निहारिका है जो अंतरिक्ष में था, और निरंतर अपने अक्ष पर वह क्या कर रहा था, घूर्णन कर रहा था, रोटेशन कर रहा था। ओके, ये निहारिका बाहरी सतह से विकिरण की प्रक्रिया के कारण ताप लुप्त कर रही थी, और यह इस तरह ठंडी होकर आकार और आयतन में शीतलतन के कारण होने वाले संकुचन की वजह से कम हो रही थी। समझिएगा, एक तप्त और गैसीय द्रव्य जिसे हम निहारिका कहते हैं वो आकाश में था। ठीक है, अपने अक्ष पर ये घूम रहा था। जो ये तप्त गैसीय द्रव्य निहारिका जो था, ये निहारिका जो था ये क्या कर रही थी, विकिरण की प्रक्रिया कर रही थी, जो उसके पास ताप था, क्योंकि ये तप्त गैसीय द्रव्य था ना, ताप था ना इसमें, तो ये अपने हीट को क्या कर रही थी, बाहर भेज रही थी, अपने से दूर कर रही थी। और जब हीट उससे निकल के जा रहा था तो ये क्या हो रही थी, क्योंकि तप्त था, गर्म था, जब हीट ये छोड़ रही थी तो सीधी सी बात, ठंडी हो गई, तो ठंडी हो रही थी, और ठंडी होकर आकार ले रही थी। आकार किसका, आयतन में ले रही थी, और ठंडी शीतलतन के कारण, ठंडी होने के कारण संकुचन हो रही थी, और संकुचन की वजह से कम हो रही थी। यानी जैसे विशाल आकार जो था वो गर्म द्रव्य की वजह से था, जब गर्म द्रव्य उससे बाहर निकल गया और ठंडा हो गया, तो सीधी सी बात है वो संकुचन उसमें आएगा, वो कम हो जाएगी। और जब निहारिका का आकार और आयतन कम हो गया तो जो रोटेशन की प्रक्रिया थी उसका वेग बढ़ने लगा, रोटेशन ज्यादा होने लगा, घूर्णन की गति ज्यादा होने लगी, और इतना बढ़ गया कि अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से अधिक हो गया। निहारिका के अंदर का जो बल है वो बाहर के बल से ज्यादा हो गया,
और एक ऐसी अवस्था आ गई जो निहारिका के अंदर यानी अब केंद्रीय और जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव था उनके मध्य एक उभार हो गया। ये इन्होंने भी यही कहा, एक उभार आया, अब छल्ला इसमें भी निकलेगा, एक उभार पैदा हो गया और जिससे उसे भारहीन बना दिया, हल्का बना दिया। और जब कोई भी चीज भारहीन हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि जुड़ी हुई नहीं है ना। अब क्या हुआ, वो बलयों में बन गए, उनमें बिलगाव होने लगा, मतलब वो अलग होने लगे, संकुचन होने लगे यानी संकुचित होने लगे, वो फैलने की जगह सिकुड़ने लगे और उनके मध्य में उभार होने लगे, उभार की वजह से क्या होने लगे, अलग होने लगे। तो बाहरी वलय यानी परतें, छल्ले एक एक करके निहारिका से पृथक होने लगे और प्रत्येक वलय का एक बिंदु गैसी संचय के रूप में निहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और इसी गैसी द्रव्य के ठंडा होने के बाद से ग्रहों का निर्माण हुआ और इस प्रकार निहारिका का शेष भाग शोर बन गया और जो उससे वलय निकले, जो उससे परतें निकली, छल्ले निकले, वो 9 वलय ग्रह बन गए और इसी प्रक्रिया में उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। तो यह निष्कर्ष से हम निकाल ले कि लाप्लास ने तो माना था कि सौर मंडल और ग्रहों की सभी उत्पत्ति समान स्रोत से हुई है। ये परिकल्पना अत्यधिक महत्व की है और शनि के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वलय लाप्लास के सिद्धांत का समर्थन करने के भी बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। बहुत से लोग इस परिकल्पना की समर्थन भी करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कांट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है। लेकिन कोई भी परिकल्पना हो, कोई भी सिद्धांत हो, जब लाया जाता है तो उसकी आलोचना तो 100% होती ही होती है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब वही है, अब जैसे ऊपर हमने देखा, अब यहाँ पे ये देख ले, जब वो घूर्णन करने लगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, घूर्णन करने वाले पिंड का व्यास कम हो गया और उसके घूर्णन की गति भी बढ़ गई थी। तो लाप्लास का यह मत था कि गति विज्ञान के नियमों के अनुकूल है और ग्रहों के निर्माण में समान प्रकार के तत्वों की उपस्थिति भी देखी गई। तो ग्रहों का निर्माण गैसी पिंड के ठंडा होने से हुआ, लाप्लास ने कहा, और जो गैसी पिंड थे उनकी ऊपरी परत ठोस बन गई, लेकिन भीतरी परत यानी अब केंद्रीय जो बल था वो भीतरी परत का भाग अभी भी द्रव अवस्था में है और ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल लावा उसकी परिकल्पना का समर्थन करता है, ठीक है ना। इसी कारण इस परिकल्पना को 50 वर्षों से अधिक समय तक समर्थन मिला। लेकिन क्योंकि प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो इस परिकल्पना की भी अपनी कमियां हैं, जो मैंने आपको बताया। कमियां आपके सामने है कि लाप्लास ने माना कि अंतरिक्ष में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधित निहारिका सिद्धांत की निहारिका सिद्धांत को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो निहारिका सिद्धांत कांट का यानी गैसी परिकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक विवरण दीजिए। जब आलोचनात्मक आ जाता है तो सीधी सी बात है, आपको ये लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लाप्लास ने माना कि अंतरिक्ष में गर्म तत्व निहारिका विद्यमान थी, लेकिन उन्होंने निहारिका की उत्पत्ति के स्रोत के बारे में, मैंने कहा ना यही हुआ कि उन्होंने नहीं बताया कि निहारिका की उत्पत्ति कैसे, उन्होंने कांट से सीधे ले लिया था, ठीक है ना। लाप्लास ने नहीं समझाया कि निहारिका से अलग हुए अनियमित वलय से सिर्फ 9 वलय क्यों बने, उससे कम या ज्यादा वलय क्यों नहीं बने, सिर्फ 9 ही क्यों बने। उस समय भी तो आसमान नहीं था, 9 तारे, 9 वो थे ना, ग्रह थे, तो 9 ही वलय क्यों बने, क्यों नहीं समझाया गया, है ना। तो ये एक चीज थी। और यदि ग्रह घूर्णी निहारिका से बने थे तो निहारिका का एक भाग अर्थात सूर्य के आकार में कमी के कारण सबसे तेज गति से घूर्णन करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है, सूर्य निहारिका का शेष भाग यदि है तो इसमें मध्य भाग का उभार होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो बहुत सारी यहाँ पर आलोचनात्मक चीजें देखने को मिलती है, तो आप देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ओके, चलिए अब आ गया द्वैतवादी संकल्पना। अभी हमने एकात्मकवादी संकल्पना देखा था, एक तारा संकल्पना था, वो एक तारा में एक तारा से वो चीजें हुई थी। अब यहाँ पे द्वैतवादी यानी द्वैतारा संकल्पना, जिसको द्वितारा परिकल्पना संकल्पना कहते हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। यानी सौरमंडल की उत्पत्ति जो है 2 तारों से हुई है। तो जेम्स, जीन्स, चेम्बरलेन, मोल्टन और बेट जैकर आदि इस परिकल्पना के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 2 या 3 ये इंपॉर्टेंट हैं, जेम्स जीन्स, चेम्बरलेन और साथ में रुसेल। रुसेल और जेम्स जीन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्वैतवादी संकल्पना में, द्वितारक में, ठीक है ना। तो इनको देख लीजिए। चेम्बरलेन का भी पूछा जाता है, जैसे मैंने 3 को कहा कि जेम्स जीन, चेम्बरलेन और रुसेल, क्योंकि रुसेल और जेम्स जीन की शायद मिलती जुलती किसी एक की परिकल्पना है। चलिए नीचे भी पढ़ेंगे तो देख लेंगे।
चैम्बरलिन एवं मोल्टन, और मोल्टन जो है इनकी देख लेते, ठीक है ना। तो चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना क्या है, यानी सौर मंडल पृथ्वी की उत्पत्ति की क्या परिकल्पना है, सूर्य और ग्रह की उत्पत्ति किस तरह से हुई, ठीक है ना। अब जो टीसी चैम्बरलिन है वो भूख विज्ञानी थे, खगोल विज्ञानी थे, और माल्टन फॉरेस्टर ने माल्टन के साथ मिलकर उन्होंने परिकल्पना दी जिसे ग्रहाणु परिकल्पना कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे चैम्बरलिन मोल्टन से नहीं, ग्रहाणु परिकल्पना से आएगा कि ग्रहाणु परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेषताओं सहित बताइए, जो भी हो XYZ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, तो परिकल्पना का नाम याद रखिएगा, कांट की गैसी, लाप्लास की निहारिका, चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, ये आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए अब उन्होंने क्या बताया, क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति ग्रहाणुओं से हुई है, ठीक है ना। और उनका मानना था कि दो बड़े तारे थे। अब दो बड़े तारे कौन थे, एक उन्होंने कहा कि एक सूर्य हो गया और एक उसका साथी तारा था, जो ब्रह्मांड में स्टार्टिंग में यानी आरंभिक अवस्था में था। दो तारा है, द्वितारक परिकल्पना है, तो एक तारा सूर्य और एक उसका साथी तारा जो ब्रह्मांड में थे। सूर्य जो था वो वर्तमान सूर्य से कहीं अधिक बड़ा था, ठीक है, और अत्यंत छोटे, ठंडे एवं ठोस कणों से मिलकर निर्मित हुआ था। सूर्य का जो आकार था प्रेजेंट टाइम से जो अभी है उससे भी बहुत बड़ा था उस समय, और वो बना किससे था, छोटे, ठंडे, ठोस कणों से बना था, ठीक है। और जो साथी तारा था वो अपने पथ पर, अपने रास्ते पर गति कर रहा था, यानी चल रहा था, ठीक है, राइट, ओके। और चलते हुए, पथ करते हुए, अपने पथ पर चलते हुए, ऐसा करते हुए सूर्य के निकट आ गया। चलते चलते, सूर्य तो अपनी जगह पे है लेकिन साथी तारा चल रहा है। अब चलते चलते वो सूर्य के निकट आ गया तो क्या होगा, तारे द्वारा डाले जाने वाले गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है हमें पता है, तो जो तारा चलते चलते सूर्य के पास आ गया तो उस तारे द्वारा गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव हुआ, और जिसके कारण सौर ज्वार उत्पन्न हुआ, सूर्य से ज्वार निकला, और सूर्य की बाहरी परत से, ज्वार का मतलब सूर्य खींचने लगा उसकी ओर, ठीक है ना, और बाहरी परत से बड़ी संख्या में जो कण थे वो पृथक हो गए, क्योंकि सूर्य ठोस, छोटे ठोस कणों से बना हुआ था। अब वो जो कण थे, जो साथी तारा जब सूर्य के पास आ गया चलते चलते अपने पथ से, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जब खिंचाव उत्पन्न हुआ तो जो सूर्य था उससे ज्वार उत्पन्न हुआ, और उसकी बाहरी परत से जो कण थे वो उससे अलग हो गए, और उन्होंने इन कणों को ग्रहाणु कहा है, ठीक है। अब ये जो ग्रहाणु थे इतने गतिशील नहीं थे, इतने ज्यादा घूमने वाले, तेज रफ्तार वाले नहीं थे, तो ये गतिशील तारे के साथ नहीं जुड़े, क्योंकि जब तक ये वहां पहुंचते गतिशील तारे के साथ अपने पथ पर आगे चला गया। यानी अब आप कह सकते हो कि जो एक और तारा था जब वो सूर्य के पास आया, उसके कणों को अपनी ओर खींच लिया गुरुत्वाकर्षण के कारण, और जो कण सूर्य से अलग हो गए थे, ठीक है ना, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया कणों को, वो ग्रहाणु इतने गतिशील नहीं थे, इतने तेज नहीं थे कि अपने पथ पर इतने तेज चले कि जो दूसरा तारा था उससे जाके मिल जाए। वहां पहुंचने के पहले ही जो गतिशील तारा था वो दूसरी जगह चला गया था, अपने पथ से आगे चला गया था और अंतरिक्ष में खो गया था। तो ये ग्रहाणु आज सूर्य द्वारा आकर्षित हो गए और सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने लगे, और ये ग्रहाणु भिन्न आकारों के, यानी बहुत सारे अलग अलग आकारों के थे, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रहाणुओं ने केंद्रक का काम किया और छोटे ग्रहाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित किया, तो धीरे धीरे बड़े ग्रहाणु और बड़े हो गए और वर्तमान ग्रह बन गए। तो इस तरह से ग्रह का निर्माण हुआ, बहुत इजी, बहुत आसान है। सूर्य और एक साथी तारा, गुरुत्वाकर्षण, चिपकना, खींचना, और इसके बाद उसका अपने पथ से चले जाना और इन तारों का अलग हो जाना, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारी परिकल्पना, ये है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर जेम्स ने 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए, जिसको ज्वारी परिकल्पना कहा जाता है, इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। और बाद में हेराल्ड जेफरी ने कुछ सुझाव दिए थे और उसमें कुछ चीजें शामिल की थी, ठीक है ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। तो अब इसके अनुसार क्या है, जेम्स जीन्स और जेफरी की परिकल्पना क्या है, तो इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य गैस के एक बड़े पिंड के रूप में स्थित था। अब सूर्य जो था वो गैस तो था ही, सीधी सी बात है, सभी ने कहा कि गैस और कण उसके अंदर भरे हुए थे, ये भी यही कह रहे हैं कि सूर्य गैस के कण, इन्होंने यहाँ पे अभी नहीं कहा, सिर्फ गैस कहा है। गैस गैस उसके अंदर थी और एक पिंड जैसा बड़ा सा था, पत्थर बहुत बड़ा पिंड के रूप में था, और जो ब्रह्मांड में अपने निजी अक्ष पर घूर्णन कर रहा था, उसका अपना अक्ष है वहीं पे वो घूम रहा था, ठीक है, ब्रह्मांड में ऊपर। और सूर्य के साथ ही एक अन्य तारा विद्यमान था,
चिम्बरलेन आया, अभी जस्ट पढ़ के आए, सूर्य और एक तारा, द्वितारक परिकल्पना है, यानी दो तारे होंगे ही होंगे इसमें, सूर्य तारा ही है, पता है आप सबको ना, ओके चलिए पता ही होगा। एक और दूसरा तारा भी था सूर्य के साथ में, जिसे अंतर्वेदी तारा कहते हैं, और जो सूर्य से कई गुना बड़ा था, सूर्य से बहुत गुना बड़ा था वो दूसरा तारा। अब जब वो दूसरा जो तारा था ये सूर्य के निकट आ गया, सेम वही चैम्बरलेन के, उन्होंने कहा वो पथ पे चलते चलते निकट आया, इन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण सूर्य की बाहरी परत पर ज्वार आने लगा, उन्होंने भी वही चीज बताई, यही इन्होंने भी बताया। मैंने कहा ना दो लोग की परिकल्पनाएं सेम मिलेंगी, देखिए मिल गया यहाँ तक, ठीक है ना। सूर्य के निकट आया, गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव हुआ, सूर्य की बाहरी परत ज्वार आने लगा, और अब ये जो अंतर्वेदी तारा था वो सूर्य के निकटतम बिंदु तक पहुंच गया। तो ज्वार की ऊंचाई, दूसरा जो तारा था वो सूर्य के और निकट पहुंच गया, और जब वो बहुत ही करीब पहुंच गया तो जो ज्वार सूर्य से निकल रहा था, ज्वार की ऊंचाई और आकार में और ज्यादा वृद्धि हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सूर्य से बड़ी मात्रा में द्रव्य जो था, क्योंकि गैस का बना हुआ था, तो द्रव्य जो बाहर निकला और एक सिगार के आकार का ज्वार तंतु निर्मित हुआ। सिगार जानते हैं ना किस तरह से होता है, पीछे को जो मुंह में लगाते सिगार जो पीते हैं, सकरा सा होता है, नली पाइप जैसे, और आगे बिल्कुल ना उसमें जिसमें धुआं निकलता है थोड़ा सा गोल चौकोर सा होता है, पतला और एक तरफ मोटा, है ना, ये है सिगार। तो सिगार के आकार का ज्वार तंतु इससे निकला, और जिसकी लंबाई हजारों किलोमीटर थी। कभी कभी हम लोग आसमान में जो तारे देखते हैं, पुच्छर तारा जिसको बोल देते हैं, तो जेम्स जीन्स ने बाहर निकले सिगार के आकार के द्रव को तंतु नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये द्रव केंद्र में मोटा और किनारों पर पतला था। देखिए जो मैंने अभी बताया, सिगार की तरह, कल्पना कीजिए सिगार पीते आपने किसी को देखा हो फिल्मों में तो। और ये तंतु सूर्य से अलग होकर अंतर्वेदी तारे की तरफ आकर्षित हो गया, लेकिन तब तक अंतर्वेदी तारा अपने पथ पर आगे बढ़ चुका था। सभी ने की परिकल्पना एक ही चीज की, दो तारा, गुरुत्वाकर्षण, छोटे तारे का सूर्य के पास आना, उससे ज्वार का निकलना, और ज्वार का निकल के अलग हो जाना सूर्य से, और जो छोटा तारा यानी जो बड़ा तारा, दूसरा तारा था, सॉरी सूर्य से बड़ा था, दूसरा तारा जो था वो उस तक ये ज्वार निकल के आता उसके पहले ही, क्योंकि गतिशील था जो दूसरा तारा था जिसने गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव किया, वो अपने पथ से दूसरी जगह चला गया, और ये तारे अलग अलग नौ छल्ले में निकल के अलग अलग डिवाइड हो गए, ठीक है ना। इसलिए तंतु ना तो सूर्य के साथ में रहे और ना ही तारे के साथ में रहे, नहीं तो सूर्य से निकल गए तो अलग हो गए, वो तारा भी नहीं मिल पाया, जिन्होंने इनको खींचा वो भी चला गया। तो इस तंतु ने बाद में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सूर्य की परिक्रमा आरंभ कर दी, और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और संघनन के कारण तंतु के तरल द्रव्य में गांठें बनने लगी, और ये गांठ जो है वो पुनः संघनित हो गई और विभिन्न ग्रहों का निर्माण किया, ठीक है ना। तो ज्वारी प्रभाव के कारण, ज्वार का मतलब क्या होता है, खींचना ही तो होता ना, ज्वार भाटा आपने भी पढ़ा होगा, खींचना अपनी तरफ, आकर्षित करना। तो ज्वार कोई चीज ऊपर क्यों निकल के जाना अपनी जगह से, है ना। तो प्रभाव के कारण तंतु केंद्र में मोटा और सिर पर पतला बन रहा है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और ये आपका द्वितारक परिकल्पना जो है जेम्स जीन्स का और साथ में चैम्बरलेन का। चैम्बरलेन ने सिर्फ ये कहा कि जो सूर्य था वो किसका बना हुआ था। अगर हम सूर्य की बात कहते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि छोटे ठंडे और कणों से, ठोस कणों से बना था, और यहाँ पर जो जेम्स है उन्होंने कहा कि गैस से बना हुआ था। ये डिफरेंसेस है, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तभी नंबर मिलेंगे। इससे बना हुआ था और सेम ही है, उन्होंने भी ज्वार का, इन्होंने भी ज्वार का, इन्होंने तंतु का एक यहाँ पे जिक्र किया, तंतु का भी जिक्र आपको करना होगा। अब इनकी विशेषताएं दी इस परिकल्पना की, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अब ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है ना, ओके चलिए। और आलोचनात्मक विश्लेषण सभी का देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आलोचनात्मक के रूप में ही पूछा जाएगा, या कभी कभी परिकल्पना के रूप में भी पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए, रुशेल की द्वितारक परिकल्पना, वेरी इंपॉर्टेंट है रुशेल की द्वितारक परिकल्पना, क्योंकि हम द्वितारक ही पढ़ रहे हैं। अब रुशेल का देख लीजिए, जो मैंने आपको कहा था। रुशेल ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि सूर्य के निकट दो तारे स्थित थे, ये साथी तारा एक अवतरण तारा था। अब देखिए सूर्य के निकट उन्होंने कहा, सभी ने कहा सूर्य के निकट एक तारा था, सूर्य से दो लेकिन एक तारा और था, इन्होंने सूर्य के अलावा दो तारे कर दिए, एक साथी तारा और अवतरण तारा था, ठीक है ना। और साथी तारा सूर्य के चतुर्दिक यानी चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था, और जो अवतरण तारा था वो साथी तारे के निकट आ गया बाद में,
यानी जो दो तारे थे सूर्य के अलावा, एक तारा जो था यानी साथी तारा, वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था, और जो अवतरण तारा था वो क्या है, साथी तारे की, जो सूर्य की ओर परिक्रमा कर रहा था, उस साथी तारे के निकट आ गया और उसने भी परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया सूर्य का। और इस तारे की दिशा साथी तारे की दिशा के जस्ट विपरीत में थी, अपोजिट में थी। तो रुसेल ये कहते हैं कि तारों के बीच की दूरी संभवतः 45 से 65 लाख किलोमीटर थी, और अवतरण तारा साथी तारे की अपेक्षा सूर्य से कहीं अधिक दूरी पर रहा होगा। यानी जो दोनों तारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे और जस्ट अपोजिट में परिक्रमा कर रहे थे, दूरी 45 से 65 लाख में थी। तो यहाँ पर जो दोनों तारे, अवतरण तारा और साथी तारा था, ठीक है ना, यानी कि अवतरण तारा साथी तारे से बहुत बहुत दूर था, ठीक है। और अवतरण तारे एवं ज्वारी बल का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं रहा होगा, लेकिन साथी तारा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निश्चित रूप से अवतरण तारे की ओर आकर्षित हुआ, और ये दोनों तारे निकट आए तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण और ज्वारी बल में वृद्धि हो गई, और जिससे साथी तारे के केंद्र में उभार बन गया। और जो अवतरण तारा था वो साथी तारे के निकट आया तो अवतरण तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें विशाल मात्रा में द्रव्य बाहर निकला, और जब द्रव्य बाहर निकला तो अवतरण तारे की दिशा में यानी साथी तारे को परिक्रमा करने लगा विपरीत दिशा में। तो ग्रहों का निर्माण साथी तारे से बाहर निकले द्रव्य से हुआ, और उपग्रहों का निर्माण ग्रहों द्वारा बाहर निकले हुए द्रव्य के अपकर्षण के कारण हुआ। ये है रसेल का सिद्धांत। बहुत सिंपल, बहुत इजी है द्वितारक सिद्धांत। इनका भी आलोचनात्मक विश्लेषण दिया हुआ है, जिसे आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, आधुनिक संकल्पना क्या कहलाती है? तो आधुनिक संकल्पना में फोयल एवं लिटिलटन की नौतारा परिकल्पना, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। फोयल एवं लिटिलटन की परिकल्पना क्या कहलाती है, ये देख लीजिए यहाँ पर। बिग बैंग अथवा महाविस्फोट परिकल्पना क्या है, ठीक है ना। बिग बैंग अथवा महाविस्फोट परिकल्पना क्या है? देखिए, इसे लिमाइत्रे द्वारा 1950-60 में प्रस्तुत किया गया था, और 1972 में इसे मान्यता प्राप्त हो गई थी। ये सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सभी द्रव्य एक सघन और विशाल आदि द्रव्य के रूप में पाए जाते थे। हर एक ने यही बताया है, ठीक है ना, कि द्रव्य और गैस कण हुआ करते थे। तो ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य थे वो सघन और विशाल द्रव्य के रूप में पाए जाते थे, ठीक है। और इस आदि द्रव्य में तीव्र विस्फोट हुआ। जो आदि द्रव्य पाए जाते थे ब्रह्मांड में, इनमें तीव्र विस्फोट हुआ, और जिसके फलस्वरूप द्रव्य में उपस्थित जो भी धूल कण जो भी था वो ब्रह्मांड में फैल गए, और उन्होंने वर्तमान ब्रह्मांड की रचना की, है ना। तो नए तथ्यों के आधार पर होयल ने भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सैद्धांतिक रूप दिया था। ये है बिग बैंग। ब्रह्मांड में द्रव्य थे जो सघन और विशाल मात्रा में थे, ठीक है ना, द्रव्य के रूप में पाए जाते थे। और द्रव्य में जब तीव्र विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट से द्रव्य में जो भी धूलकण थे वो ब्रह्मांड में फैल गए, और वर्तमान उन्होंने ब्रह्मांड की रचना कर दी, ठीक है ना। ये है बिग बैंग सिद्धांत, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। चलिए, नहीं से फील्ड परिकल्पना नहीं देखेंगे अब यहाँ पर। चलिए, अब ये फर्स्ट जो यहाँ पर यूनिट है अभी जाके कहीं खत्म हुई है, ठीक है। चलिए, सेकंड हमारा जो यूनिट है वो है पृथ्वी एक सजीव ग्रह। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये तो आपने BEBA 181 पढ़ा होगा, उसमें भी यही चीजें दी हुई हैं, ठीक है ना। ओके, भूमंडल, जियोस्फेयर, ठीक है ना, ये अनेक प्राकृतिक घटना परिघटनाएं और प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। चलिए, फिर पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, जीवोम, बायोम। मुझे लगता है PDF ही पूरी उसी के लिए है। BEBA 181 आपने पढ़ा है, आपके पास है, जो फाउंडेशन कोर्स था, सेम सेम उसी की PDF ले ली गई है। ये भूमंडल है जहां हम रहते हैं, जहां थिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, राइट। पूरा गोल नहीं है, ठीक है ना। जो नीले रंग का है वो क्या है, वहां पे पानी भरा हुआ है। जीवन यही पाया जाता है भूमंडल में। ये देखिए ऐसे दिखता है ये। तो भूमंडल के को अगर हम बात करते हैं तो उसमें 4 तरह की चीजें भूमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी, स्थल मंडल, लिथोस्फेयर जिसे ठोस भूखंड बोलते हैं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायु का आवरण, जलमंडल, जलाशय, ठीक है ना, हाइड्रोस्फेयर, और बायोस्फेयर यानी जीवमंडल, पृथ्वी पर समस्त जीवन। ये है आपका भूमंडल, ठीक है ना। भूमंडल क्या कहलाता है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए। हाइड्रोस्फेयर पानी वाला हो गया, बायोस्फेयर
वायु वाला हो गया लिथोस्फीयर, पर्वत पठार मैदान जहां पे हो गया एटमोस्फियर, जहां पे बादल हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। जैसे घटक क्या हो गए, जीवमंडल में वायु, वायुमंडल में जीवन, स्थल मंडल में जल और जल मंडल में भूमि। ठीक है। चलिए अब ये सभी चीजें हैं यहाँ पर। अब स्थल मंडल क्या कहलाता है, हम सभी स्थल मंडल पे तो रहते हैं, है ना। जैसे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को मिला लीजिए, सभी स्थल मंडल पर ही रहते हैं। पर्वत पठार मैदान स्थल मंडल पर ही रहते हैं। स्थलाकृतियां जो होती स्थल मंडल पर रहती हैं। ठीक है, राइट। और इसी तरह से हम कह सकते हैं तो मिट्टी, सागर, महासागर सभी चीजें स्थल मंडल पर ही हैं, जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्थल मंडल जो है तीन चीजों से बना हुआ होता है, भूपर्पटी, क्रस्ट, प्रवार, मेटल, है ना। इसके ऊपरी भागों से बना हुआ होता है। यहाँ पे तीन भागे होते हैं, भूप्रपट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है, महाद्वीपी और महासागरी भूप्रपट्टी बोलते हैं इसे। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे भी चल के आप इसको पढ़ेंगे तो ये देखिए क्रस्ट हो गया, मेटल हो गया और एक कोर होता है। यहाँ पे वो चीज दिया नहीं है, कोर। स्थल मंडल की औसत मोटाई की बात की जाए तो 100 किलोमीटर है। ठीक है। और महाद्वीपों में लगभग 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट इसमें आपके लिए क्या हो सकता है, वायुमंडल भूमंडल का अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि यहीं पर पृथ्वी पाई जाती है। गैस जल दूर कर इन सभी चीजों से वायुमंडल बना होता है। वायुमंडल में 97% जो है भाग बनाता है वायुमंडल। ठीक है ना, समग्र का। और पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर तक के ऊपर है। ठीक है, ऊपरी सीमा लगभग 1000 किलोमीटर तक है। तो ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन ले रहे हैं तो क्वेश्चन इसमें से क्या क्रिएट हो सकता है आपके लिए मुझे देखना है। अब ये जलमंडल है, जलमंडल में वही स्वच्छ जल, लवड़ी जल सभी चीजें पाई जाती है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है ना। ये जलमंडल क्या है, तो इसमें क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है हम ये देखेंगे। ठीक है ना। जीव मंडल आ गया। चलिए पारिस्थितिक तंत्र पढ़ लीजिए, इको सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, राइट। इको सिस्टम क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, देखिए जहाँ पे सजीव और निर्जीव सभी लोग मिलकर एक साथ में अंतः क्रिया करते हैं, यानी सजीव निर्जीव, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी चीजें मिलकर के आपस में एक साथ अंतः क्रिया करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। और जीवमंडल का महत्वपूर्ण ये क्या है, जीवमंडल का महत्वपूर्ण भाग है ये पारिस्थितिक तंत्र। चलिए ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, देखिए एक्चुअली लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, सपोज दैट जहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं लिविंग थिंग्स हो गए, और वहीं पर क्या कह सकते हैं, मिट्टी, वहीं पे हम कह सकते हैं पेड़ पौधे हो गए, वहीं पे हम कह सकते हैं पर्वत पठार हो गए। ठीक है ना। तो सभी चीजें मिल करके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप इसे इसे समझ सकते हो कि जो पारिस्थितिक तंत्र है इकोसिस्टम है, और यहाँ पे ऊर्जा जो एनर्जी होती है, जो द्रव्य होता है उसका आदान प्रदान होता है। इसको आगे चल के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जंगल है, झील है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, ठीक है ना, पठार है, मरुस्थल है, क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये क्या काम करते हैं, लोगों के, जानवरों के रहने के लिए, जीव जंतु के रहने का काम करते हैं, उनका घर होते हैं, उनको आश्रय देते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जितना ही इनके लिए वो इम्पोर्टेंट है उतना ही उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। यही होता है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा। ठीक है ना। तो इसमें दो पारिस्थितिक तंत्र की पहचान दो घटकों द्वारा होती है, जैविक सजीव यानी लिविंग थिंग्स, और अजैविक निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स। और इनके बीच जो अंतर क्रिया होती है, जो काम होता है, वही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ओके, आप यहां से भी इसको देख सकते हो इस तरह से। चलिए हाँ, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, चार घटकों से मिलकर बना होता है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। अजैविक, स्वपोषी उत्पादक, ठीक है, परपोषी उपभोक्ता और अपघटक से बना हुआ होता है। अजैविक घटक यानी निर्जीव घटक होता है। ठीक है।
फिर दूसरा क्या स्वपोषी उत्पादक होता है यानी सजीव घटक होता है। पेड़ पौधे हो गए, सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। फिर तीसरे घटक में परपोषी आ जाता है, उपभोक्ता होते हैं। जैसे भोजन तो पेड़ पौधों ने बनाया, लेकिन उसको खा कौन गया? हिरण खा गया। तीसरे स्तर पे आ जाता है, उपभोक्ता हो गया, उसने उसका यूज किया। ये पादपों और जंतु जीवन दोनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने पोषण चक्र के आधार पर परपोषी 4 वर्गों में विभाजित है। ठीक है। तो फिर परपोषी, आप घटक परपोषी आ जाते हैं यानी उपभोक्ता, तो ये उपभोक्ता हो गए। ठीक है ना। तीसरा क्या है? परपोषी यानी उपभोक्ता। जीव जंतु पादप इन सभी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इनको ये खाते हैं। राइट। पोषण के आधार पर तो परपोषी को भी 4 भागों में बांट दिया गया है। अब परपोषी यानी उपभोक्ता, उपभोक्ता में शाक पक्षी जीवित पादप सामग्री पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी होते हैं। अपरदाहारी यहाँ पे दिया हुआ है यानी मृत पादप को जो खाते हैं। ठीक है ना। डेट्रीबोरस मांसाहारी, कर्निवोरस यानी सभी जंतुओं को, अन्य जंतुओं को खाते हैं। और चौथा सर्वाहारी ओमनिवोरस दिया, जो पादप और जंतु सामग्री दोनों को मिलाकर खाते हैं। ठीक है ना। ओके राइट। सर्वाहारी शाकाहारी, सॉरी, हाँ शाकाहारी। और एक अपरदाहारी दिया है जो मृत पादप और जंतु सामग्री खाते हैं। फिर मांसाहारी, सर्वाहारी। चलिए, तो ये हो गया। चौथा घटक अपघटक है, जो जैव पदार्थों को अपघटित कर देता है, जिसमें जीवाणु, कवक और फंगस और सूक्ष्म जीव वगैरह आते हैं। ठीक है ना। राइट। तो ये 4 घटक हो गए हैं पारिस्थितिक तंत्र के, और इनसे मिलकर के ही पारिस्थितिक तंत्र बनता है। चलिए, अब ये जीवोम क्या है? जीवोम इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। जीवोम में देख लीजिए, जीवोम का मतलब होता है जो हम लोग जनरली घास के जो मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो जीवोम कहलाते हैं। ठीक है ना। राइट। जीने के लिए यानी सजीवों और निर्जीवों के रहने का एक स्थल होता है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, इसी से बनकर के पर्यावरण बनता है। मानव पारिस्थितिकी भूगोल की एक शाखा है जहाँ पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्रीय होते हैं, जो बटे हुए होते हैं, जिन्हें जीवोम यानी बायोम कहा जाता है। और यहाँ पर हम प्रमुख प्रकार के जीवोमों की चर्चा करेंगे। तो जीवोम का शाब्दिक अर्थ वनस्पति जात और जंतु जात का कुल समूहन होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं। ऐसे समूह जीव जंतु, ऐसे पेड़ पौधे, जीव जात जो उसी क्षेत्र में जिंदा रह सकते हैं। अगर उनको उससे बाहर निकल दिया जाए तो वो नहीं जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनकी जीवित रहने की जो आदर्श जगह है वो उनसे छीन ली गई है। ठीक है ना। तो उनकी जीवित रहने की आदर्श स्थिति, प्राकृतिक जो पर्यावरण है, यही विविधता कहलाती है जीवोम। ठीक है। राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये जीवोम है। ये क्या होता है? यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, भारी वर्षा होती है। यहाँ सवाना, ये क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले होते हैं, घास स्थल होते हैं। ठीक है। मरुस्थलीय जीवोम यानी कि अत्यंत शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप, जंतु और मृदा होते हैं। शीतोष्ण घास स्थल, मध्य अक्षांशों के घास स्थल होते हैं। शीतोष्ण वन मध्य अक्षांशों की अरण्य यानी कि जंगल की भूमि। टुंड्रा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त के शीत वृक्षहीन क्षेत्र। ध्रुवीय सदैव हिम से आवृत क्षेत्र। और जलमय भूमि, स्वच्छ लवणीय जल से यानी जल से भरी हुई भूमि। पर्वत यानी उत्थित क्षेत्र पाए जाते हैं। ये जीवों के प्रकार है। ठीक है ना। ओके चलिए, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से संकट और आपदाएं क्या क्या हो सकती, हाँ संकट और आपदाएं क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, संकट और आपदाएं बहुत सारी आती है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है ना, तूफान वगैरह आते हैं। ये सभी चीजें संकट होती है, जो जनरली देखी जाती हैं। इन चीजों में, इन चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तबाह कर देती है, क्षति इनसे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। राइट। ये संकट और आपदाएं होती हैं। और कुछ संकट और आपदाएं जो प्राकृतिक भी होती है और मानव निर्मित भी होती है। तो जो भी हमने बताया वो प्राकृतिक थी। मानव निर्मित भी होती है, मानव भी कई तरह की एक्टिविटी, क्रियाकलाप करता है और संकटों को, आपदाओं को निमंत्रण देता है। ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन करना, जीवाश्म ईंधन और जल के प्रति दोहन से होता है। अत्यधिक चराई करना, कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का यूज करना, अत्यधिक जनसंख्या हो गया, औद्योगिकरण, अंधाधुंध अनियोजित शहरीकरण, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है ना। राइट। तो जो प्राकृतिक संकट और आपदाएं हैं वो 2 तरह की होती है, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक होती है। ठीक है। राइट। ओके। मानव जनसंख्या के आयाम, ये सभी पीडीएफ भी EVA 181 से लिया गया है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, आप इसे देख सकते हैं।
अनुकूलन और सतत जीवितता क्या कहलाता है? पर्यावरणीय चिंतन, सारांश आ गया। चलिए चलिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये है पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग, संरचना और संयोजन, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है? इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, मौलिक संकल्पनाएं। मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय और भौतिक अवस्था, ये भी नहीं लगता। हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सिद्धांत, जो थ्योरी है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें थ्योरी जो इंपॉर्टेंट होगी, देखिए, एडवर्ड स्वेज, आर्थर होम्स और भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान और पृथ्वी का आंतरिक भाग। आर्थर होम्स देख लीजिए और स्वेज का भी एक नजर रखिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब क्या है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, अंदरूनी भाग जो होता है, नीचे का भाग जो निचला होता है, वो किन चीजों से बनकर मिलके बना हुआ होता है, ये कहलाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंदर की चीजें, ठीक है, राइट। ओके, तो इसको चलिए देखते हैं। चलिए, ओके, अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तापीय यानी ताप और भौतिक अवस्था से बनी हुई होती है, ठीक है ना। इसकी पहचान अगर की जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो ताप और भौतिक अवस्था, इन दोनों से मिलकर के आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए इसकी तापीय और भौतिक अवस्था के विषय में जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, मौलिक संकल्पना में जो हम लेंगे वो क्या है। देखिए, मौलिक संकल्पना मैंने पहले कहा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे इंपॉर्टेंट में नहीं रखूंगी, लेकिन यदि आपको रखना है तो आप इसे देख लीजिएगा। एक ठोस पिंड के रूप में पृथ्वी और पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, इसे आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, एज ए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आप माइंड में रख लीजिए कि यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आता है, स्ट्रक्चर आता है कि पृथ्वी की अंदर की परत कौन कौन सी। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो 3 परतों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है ना। वो 3 परतें, 3 लेयर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट होता है। इसके बाद मेटल होता है यानी प्रवार जिसको बोलते हैं, आप चाहे तो मेटल याद कर लीजिए, क्रस्ट याद कर लीजिए। और तीसरा जो होता है वो क्रोड होता है, यानी कोर जिसे बोलते हैं, क्रोड। तो ये 3 चीजें, भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड, यानी कि क्रस्ट, मेटल और कोर से मिलकर के क्या बनता है? पृथ्वी की 3 परतें, लेयर बनती है, 3 लेयर होती है जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाना जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे, तो डिटेल में यही होगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, किस तरह की बनी हुई है। अब देखिए, इसका जो बाहरी भाग होता है वो बिल्कुल सख्त होता है, ठीक है ना। और एवं पतली परत भूपर्पट्टी के मध्य परत प्रवार से और आंतरिक परत कोट से। अब देखिएगा, जो बाह्य परत यानी जो बाहरी परत होता है, जहाँ पे बाहरी परत का मतलब कह सकते हैं बाहरी यानी कि मृदा, जो मिट्टी चट्टान जो होते हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वो बाहरी परत हो गई, जो हमें दिखाई देती है, वो सख्त होती है, ठीक है ना। और जो पतली परत होती है, तो सख्त परत, बाहरी परत, ठीक है ना, वो बाह्य भूपर्पट्टी हो गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ में पतली भी होती है, वो भूपर्पट्टी से बनी होती है, यानी कि क्रस्ट से बनी हुई होती है। अगर हम मध्य की बात करते हैं, तो मध्य परत जो होता है वो प्रवार से बनी हुई होती है। और साथ ही साथ में जो आंतरिक यानी कि जो सबसे नीचे की परत होती है, ठीक है ना, लेयर होती है, वो किससे बनी होती है? क्रोट से बनी होती है। तो ये 3 परतें होती हैं। ये किन किन चीजों से बनी होती है, बस इतना आप माइंड में रख लीजिए, तो आप एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो मैंने पहले कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए इसके अंतर्गत इसमें नहीं आऊंगी। हाँ, इसमें जो एक थ्योरी है हम वो ले लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे सेल के बारे में भी दिया है, आप चट्टानों के बारे में दिया है, तो आप चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले थे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक क्रिएट होगा नहीं, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय और गैसीय अवस्था से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो जब आपसे पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय और भौतिक अवस्था के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको तापमान का जिक्र करना पड़ेगा, यहीं पे आपको दाब के बारे में बताना पड़ेगा, प्रेशर के बारे में बताना पड़ेगा, घनत्व के बारे में बताना पड़ेगा। 3 चीजों से पृथ्वी का तापीय और भौतिक संरचना बनी हुई होती है, ठीक है ना। ओके चलिए,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सिद्धांत जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। एडवर्ड स्वेस का जो है ये एक इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। एडवर्ड स्वेस ने क्या बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो उन्होंने ये बताया है कि जो अवसादी सेलें होती है, सेलें कितनी तरह की होती है, अवसादी, आग्नेय और कायांतरिक सेलें, ठीक है ना, राइट। आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक की सेलें होती है। तो इनमें जो अवसादी सेल होती है, इसकी जो परत होती है, ठीक है ना, सेलों की एक परत, पतली परत जिसकी मोटाई अत्यधिक कम होती है और पृथ्वी के भूप्रपटी को घेरे हुए रहती है। तो अवसादी सेल की एक परत जिसकी मोटाई कम होती है, बहुत पतली होती है, इसकी मोटाई भी बहुत कम होती है, और पृथ्वी का जो भूप्रपटी भाग होता है, ठीक है ना, उसको क्या किए होते, चारों तरफ से घेर के रखती है, और ये क्रिस्टली सेलों से बनी हुई होती है, और जिसमें खनिज के रूप में सिलिकेट इसमें होता है। तो अवसादी सेलों में सिलिकेट पाया जाता है, ठीक है। और इसमें पाए जाने वाले दो प्रमुख तत्व, खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इसमें माइका यानी अभ्रक और फेल्सपार जो होते हैं, दो चीजें इसमें पाई जाती हैं, इन दोनों से मिलकर के अवसादी सेल बनती है। तो इसमें हल्का सिलिकेट पदार्थ जो होता है उसके ऊपरी भाग को बनाता है, और जबकि भारी सिलिकेट पदार्थ जो होता है पृथ्वी के जो नीचे का भाग होता है उसका निर्माण करता है। तो भारी पदार्थ निचले भाग को, हल्का पदार्थ ऊपरी भाग को बनाता है, ठीक है, ओके। चलिए, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मंडलों में यहाँ पर बांट दिया है। पहला सियाल नाम दिया है, ठीक है, सियाल यानी 2 शब्दों से मिलकर बना। देखिए, जब इसकी स्पेलिंग पे आप जब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसी से पूरा कंक्लूजन निकल के सामने आ जाता है। सियाल, SIAL। अब यहाँ पे जो SI है, ये SI सिलिका के लिए हो जाता है, और AL जो होता है एल्युमिनियम के लिए हो जाता है। तो सियाल जो होता है 2 शब्दों से, SI और AL से मिलकर बना है, जो सिलिका और एल्युमिनियम को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इन दोनों चीजों से मिलकर के सियाल का निर्माण होता है। घनत्व की बात करते हैं तो 2.9 होता है, और मोटाई की बात करते हैं तो 50 से 300 किलोमीटर तक की बदलती रहती है, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, फिर सीमा। अब इसमें SIMA, ये भी सेम उसी तरह का होता है। सियाल के ठीक नीचे की जो परत होती है, ठीक है ना, पहले यहाँ पे अगर हम 3 परत की बात करते हैं तो पहली परत सियाल हो गई, फिर दूसरी परत जो होती है क्या हो जाएगी, सीमा हो जाएगी, और तीसरी निफे हो जाएगी। तो सीमा की यदि हम बात करते हैं तो सियाल के ठीक नीचे की परत सीमा कहलाती है, बेसाल्ट पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है ना। और खास तौर पे जब ज्वालामुखी वगैरह फूटते हैं, लावा से जो गर्म मैग्मा वगैरह निकलता है, ये चीजें इनमें ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये 2 चीजों से सीमा यानी SIMA, इसमें भी यही है। तो SI यानी कि सिलिका हो गया, और MA मैग्नीशियम हो गया। तो इनमें 2 तत्वों की प्रधानता होती है, 2 तत्व बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं सीमा में, यानी कि क्या पाया जाता है, सियाल और सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे यदि क्वेश्चन आता है तो। फिर निफे जो होता है, निफे सबसे नीचे वाली परत कहलाती है, ठीक है ना। और ये मध्य की परत के नीचे, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाली हो गया, निफे हो जाता है। और NIFE, तो यहाँ पे देखिए NI जो होता है वो निकिल हो जाता है, और FE जो होता है वो फेरियम हो जाता है। इसमें 2 खनिज तत्व पाए जाते हैं, और निफे का घनत्व बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है ना। और भारी धातुएं इनमें पाई जाती हैं, इनकी मोटाई जो होती है 6880 किलोमीटर के लगभग होती है, ठीक है। तो स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित कर दिया है, सियाल, सीमा और निफे में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे या तो इसको पूछ सकता है, वैज्ञानिक का नाम लेकर के पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सिद्धांत कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए, तो एडवर्ड स्वेस का करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका बान डेर ग्रेट आ गया है, जो मैं इसको नहीं लूंगी, मैं लूंगी जो आपका आर्थर होम्स का है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, तो अब आर्थर यानी ए होम्स ने क्या कहा है। अब उन्होंने, अभी हमने देखा है कि जस्ट ऊपर अभी हमने किसका देख के आया है, सॉरी, स्वेस का देख के आया है, एडवर्ड स्वेस का। तो उन्होंने 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा था। और यहाँ पे आर्थर होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, लेयर को जो है वो क्या किया था, 2 प्रमुख परतों में, ऊपरी और निचली परत में बांटा। उन्होंने एक बीच की परत भी बताई, किसने, स्वेस ने। और आर्थर होम्स ने सिर्फ 2 ऊपरी और निचली परत बताई। तो ऊपरी परत का नाम भी इन्होंने भूपर्पटी दिया था, ठीक है। और यह सियाल परत और सीमा परत के ऊपरी भाग का निर्माण करती है, और निचली परत को आधा स्तर का नाम दिया गया था, सब स्टम्प का नाम दिया गया था। और ये
ईस्ट सुएज की सीमा यानी शियाल सीमा के नीचे भागों पर पाई जाती है। तो इन्होंने बस दो भागों में इनको बांट दिया, ऊपरी और निचली परत पे। उस पे किसमें क्या पाया जाता है ये याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए, ये है। अब यहाँ पर उन्होंने और चीजें बताई हैं। तापी स्थित 20 किलोमीटर है, उससे कम होती है। अगर सतही भूकंपी तरंगों की बात की जाए, एल तरंगे 15 किलोमीटर, इससे अधिक पाई जाती है। अनुरंत तरंगे 20 से 30 किलोमीटर में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे क्रिएट हो सकता है। चलिए, अब इसमें हम नहीं देखेंगे। अब मुझे लगता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप की तरंगों की जटिल गतियां कौन कौन सी होती है, तो यही है। यहाँ पर जितनी तरह की तरंगे होती हैं यहाँ पर दी हुई। सबसे पहली तरंग कायिक तरंग कहलाती है, यानी बॉडी वेव्स कहलाती है। फिर जो इसके अंतर्गत दूसरी प्रकार की यस तरंगे होती है। यस और पी तरंगे, दो तरंगे इसमें निकली होती हैं, पाई जाती, ठीक है ना, राइट। कायिक तरंगों में तो दो प्रकार की तरंगे होती हैं, राइट। जो पी होती है और एस तरंगे होती हैं। पी यानी प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी लेयर्स कहलाती हैं, और दूसरी जो कहलाती है वेव कहलाती है, और दूसरी जो होती है तेज गति से चलती, 5 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है और खिंचाव करती है। गति तरंगों की गति की दिशा में ये चलती रहती है, ठीक है। और जो दूसरी तरंग होती है वो यस कहलाती है, राइट। चलिए, यस तरंगे दूसरी है जो तरंग गति के समकोण की दिशा में कंपन करती है। और पी जो तरंगे होती हैं, प्राइमरी जो तरंगे होती है, उनकी तुलना में कम ये गतिमान होती है, ठीक है, ओके। वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती थी, कौन सी, पी तरंगे। और यस तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। टिप्पणी में लिखने के लिए आ सकते हैं, यदि लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा तो, ठीक है। फिर दूसरी सतही तरंगे हो जाती हैं, ठीक है। इसे भी देख लीजिए आप यहाँ पर। तो ये भूकंप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, ये हमने पहले आपको ऊपर बता दिया है। भूपर्पटी यानी क्रस्ट क्या होता है, मैंने पहले कहा। बाह्य परत, बाह्य परत का मतलब जहां हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग रहते हैं मतलब स्थल मंडल हो जाता है। ये बेसाल्ट सेलों से बना हुआ होता है। इसके दो और भाग होते हैं, ऊपरी और निचली परत होती है, ठीक है। दो भाग है, ऊपरी और निचली परत होती है। तो ये आपको भूपर्पटी में लिखना होगा। फिर प्रवार यानी मेटल जो कहलाता है, ये भूकंपी तरंगों की तीव्रता में आकस्मिक वृद्धि से होता है, ठीक है। यानी भूकंपी जो तरंग उठती हैं वो जनरली इसी पे, प्रवार पे ही, मेटल पे ही उठती हैं, और ये मध्य मंडल कहलाता है, ठीक है, ओके। चलिए, इसे देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में फिर तीसरी भी है जो क्रोड है, इसे कोर कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे गहरा और दूरस्थ मंडल ये कहलाता है, इसे गुरुमंडल भी कहते हैं। एज ए टिप्पणी, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने को ये आ सकता है। तो ये भी फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। चलिए, तो मैं सोचती थी कि एक वीडियो में पूरा आपका ये सब्जेक्ट करा दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो एक वीडियो में एक ब्लॉक लेके आती हूँ, देन इसके बाद दूसरे वीडियो में दूसरा ब्लॉक ले लूंगी, और पॉसिबल हो तो तीसरा भी ले लूंगी। यूनिट 4 आ गई है। समस्थितिकी की संकल्पनाएं क्या कहलाती है, समस्थितिकी, ओके। उत्प्लावकता का सिद्धांत, कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। घनत्व, स्थल मंडलीय आनमन, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, समस्थितिकी की संकल्पना का विकास किस तरह से हुआ, ठीक है। समस्थितिकी के संबंधित विभिन्न मत कौन कौन से, एरी का मत, ठीक है। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखते हुए चलते हैं नीचे, ठीक है ना, ओके। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ओके। मौलिक संकल्पना, सबसे पहले तो ये जाने कि समस्थितिकी है क्या, समस्थितिकी है क्या, ठीक है ना। अब देखिए, समस्थितिकी क्या है। जैसे मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर का जो भाग है, ठीक है ना, तो भागों का एक गतिक जो अध्ययन किया जाता है, और उसके अंतर्गत जो भी सेल यानी चट्टाने आती हैं, उनके जो संस्तर यानी जो अस्तर होते हैं, क्योंकि सेल की परतें होती हैं, ठीक है ना। चट्टानों का भी आप देखिए ना, एक चट्टान होती है और वो मतलब कि थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी लेयर के रूप में आप उसमें पाया देखते हैं, वो अस्तर कहलाते हैं वो, ठीक है ना। तो अस्तरों का जो औसत घनत्व होता है, उसके आधार पर निर्धारण करने में सहायता ली जाती है समस्थितिकी का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह, ठीक है, सतही भी हो सकती है और उपसतही भी हो सकती है। इनके भार के बढ़ने या भार के कम होने पर ऊपर नीचे गति करती है, ठीक है, राइट। यही समस्थितिकी कहलाती है। चलिए, तो जब ये
पृथ्वी की सतह जब वो पृथ्वी की सतही के भार के बढ़ने या भार के कम होने पर ऊपर नीचे गति करती है। पृथ्वी की सतह जो होती है, ठीक है ना, जब भार बढ़ता है या भार कम होता है तो ऊपर नीचे गति करती है। अब जब ये गति करती है तो यहाँ पे क्या होता है, उत्प्लावन होता है, यानी ऊपर नीचे होना। और स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच जो गति होती है उसी के संतुलन को समस्थितिकी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस शब्द का अर्थ है पृथ्वी का घनत्व स्थल मंडल के खंडों और उसके घनत्व के अनुसार ऊपर नीचे स्थानांतरित करता है। तो पृथ्वी का जो घनत्व होता है और जो स्थल मंडल के खंड होते हैं और जो उनके घनत्व होते हैं उन्हीं के अनुसार वो ऊपर नीचे स्थानांतरित करता है, समस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। ओके, समान अवस्था में, समान एक स्थिति बताना, सम स्थिति, सम यानी समान और स्थिति यानी स्थिति बताना, ठीक है ना। तो साम्यावस्था समस्थित की स्थिति पाई जाती है पृथ्वी पर, जहां कहीं भी स्थिति पाई जाती है वहां सतह के ऊपर का द्रव्यमान उसी क्षेत्र के सतह के नीचे के द्रव्यमान से संतुलित होता है। वो एक सम यानी बराबर होना, ठीक है ना, संतुलित होना। चलिए, ओके, तो इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं। उत्प्लावकता का सिद्धांत ये आ सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत क्या है, इसे जरा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, राइट। ये सिद्धांत क्या कहता है, उत्प्लावकता का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है, ये थ्योरी ये कहती है कि किसी द्रव द्वारा ऊपर की ओर डाला गया बल उसमें निमज्जित वस्तु के भार के विपरीत होता है। मान लीजिए किसी द्रव के द्वारा, कोई लिक्विड द्रव है, उसके ऊपर कोई भार डाला जाता है, तो किसी द्रव द्वारा ऊपर की ओर डाला गया बल, किसी द्रव के द्वारा जब ऊपर की ओर कोई बल या कोई फोर्स डाला जाता है तो उसमें निमज्जित यानी नीचे की वस्तु के भार के जस्ट वो विपरीत में होगा, और ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता, उत्प्लावन यानी ऊपर की ओर, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है, जो ऊपर की ओर लगाया गया है। तो यदि हम किसी वस्तु को द्रव्य से भरे पात्र में डुबोते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको पानी वगैरह कुछ उसमें भरा हुआ है और उसमें हम उस वस्तु को डुबो देते हैं, तो यदि वह वस्तु निमज्जित करती है, निमज्जित यानी नीचे की ओर, तो वह वस्तु का दाब उसके शीर्ष भाग के दाब से अधिक होगा। तो जब निमज्जित करती है तो जो वस्तु होगा उसके नीचे, निमज्जित वस्तु का नीचे की वस्तु का दाब उसके शीर्ष भाग के दाब से यानी ऊपर के दाब से अधिक होगा, ठीक है। और दाव में अंतर वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। तो क्या होता है, जैसे देखिए ना मटके वगैरह में जो हम पानी वगैरह भरते हैं, नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में, तो क्या होता है, दाव ही तो उसमें पड़ता है ना। तो मटके को हमें क्या करना पड़ता है, निमज्जित करना पड़ता है, नीचे की ओर ले जाना पड़ता है, और उसमें दाव होता है, बल लगाना पड़ता है, बल के साथ में नीचे की ओर ले जाना पड़ता है। और साथ में क्या होता है, जब उस निमज्जित वस्तु का दाव जो होता है तो शीर्ष भाग के दाव से अधिक होता है, और कभी कभी हमें लगता है कि मटका हमारा क्या होगा, छूट जाएगा या बिना पानी भरे ही ऊपर आ जाएगा, तो यही कहलाता है उत्प्लावकता, ठीक है ना, राइट। इसे देख लीजिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, चलिए, क्या ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है किसी वस्तु का जो घनत्व होता है उस द्रव्य के घनत्व से अधिक होने पर वह वस्तु के द्रव्य में डूब जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को अलग अलग के बारे में दिया गया है, घनत्व के बारे में दिया गया है, फिर स्थल मंडली आनमन के बारे में दिया है, साम्यावस्था की संकल्पना यहाँ पे दिया है, सम स्थिति की अथवा साम्यावस्था यानी सम अवस्था, ठीक है ना, ये एक ही चीज है। तो इसे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, चलिए, अब यहाँ पे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं मुझे ये नहीं लगता इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ब्लॉक से 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में आपको 5 करने होते हैं, ठीक है ना, राइट। तो कितना इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, और मैं ऑलरेडी ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके सिद्धांत है ना, ये पढ़ा चुकी हूँ, तो इन्हीं में से क्वेश्चन 100% पूछेगा। चलिए, अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा आ गया है, समस्थिक परिवर्तन। समस्थिक परिवर्तन जो होता है, समुद्र तल की अगर बात करते हैं तो समुद्र तल परिवर्तन की कुछ विशेषताएं होती हैं, और जब इनमें परिवर्तन होता है तो बहुत सारी आकृतियां, डायग्राम निकल करके सामने आती हैं। तो सबसे पहला वर्गीकृत अगर इसको हम बांटते हैं, भू आकृतियां बनती हैं, तो उद्गामी भू आकृति बनती है, समुद्र की बात की जा रही, ठीक है। फिर निमज्जित भू आकृति, उद्गामी यानी ऊपर की ओर,
इस तरह से, और निमज्जित यानी इस तरह से नीचे की ओर धसा हुआ रहता है। ठीक है, ओके राइट। तो ये कुछ डायग्राम आकृतियां बहुत संक्षिप्त में दिया है, शॉर्ट में दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता। हाँ, समस्थित संबंधित विभिन्न मत दिया हुआ है, एरी का मत दिया, आप देख सकते हैं, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्राट का यहाँ पे सिद्धांत दिया हुआ है, समस्थित से संबंधित हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे। हैफोर्ड एवं बोबी का मत दिया है कि समस्थित के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए, संक्षेप में समझाइए, या फिर मत पूछ दे तो फिर आपको ये लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जोली का सिद्धांत मत यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, समस्थित सिद्धांत क्या, इतना पढ़ लीजिए, और मुझे लगता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस तरह से यहाँ पर आपका समस्थित बनाम असमस्थित क्या कहलाता है, इसे जरूर देख लीजिएगा, एज ए टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है। ठीक है ना, समस्थित बनाम असमस्थित क्या कहलाता है। तो जिस समय समस्थित के मॉडल विकसित हो रहे थे, अन्य वैज्ञानिक पृथ्वी की गहरी आंतरिक संरचना की पड़ताल कर रहे थे, अंदर की पृथ्वी के अंदर और क्या है, और ठोस पृथ्वी के लिए दो प्रबल तर्क दिए गए थे। क्या दिए गए थे कि यदि पृथ्वी ठोस है, जैसा हम कहते हैं, तो शैल प्रवाह नहीं हो सकते और समस्थित संतुलन उत्पन्न नहीं हो सकता यदि पृथ्वी ठोस है तो। और मुख्यतः ठोस पृथ्वी के लिए जो महासागरीय ज्वार होते हैं उनका अध्ययन भी यहाँ पर किया गया था, और उनमें क्या निष्कर्ष निकाला गया, ये कहा गया कि यदि पृथ्वी सागर की भांति द्रव होती तो उसे ज्वारी बलों के लिए उसी प्रकार प्रतिक्रिया करनी चाहिए जैसे कि सागर के जल की होती है। ठीक है ना, राइट। तो ये दो चीजें यहाँ पे समस्थित बनाम असमस्थित दिया हुआ है, इसे देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, चलिए, तो सारांश आ गया और ये ब्लॉक आपका फिनिश्ड हो गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आज हम इसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा जो ब्लॉक आपका 2 या 3, शायद 3 या 4 ब्लॉक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम फिनिश्ड कर दें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है ना, ओके, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का। ठीक है, दोनों से आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो BGG-CT 131 भौतिक भूगोल, ये पार्ट 1 अभी चल रहा है, और आई थिंक इसका पार्ट 2 भी है, ऐसा मुझे लगता है। ये भाग 1 है अभी आपका, तो भाग 2 भी अभी आपका आएगा। तो चलिए फिर, आज के लिए इतना काफी है। इसमें इंपॉर्टेंट है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से, 100% रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी आंतरिक संरचना क्या है, जो मैंने आपको बताया था, भूपर्पटी, प्रवार और कोड, यानी क्रस्ट, मेटल और कोड, ये 3 है। इसमें से 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और एक ब्लॉक से 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं तो इस ब्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन 100% तैयार हो गए हैं, और इसे आने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।